नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। हमने आदिकालीनी आज रासो साहित्य पढ़ना है। आदिकालीनी रासों के अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो को। अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हाल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखो, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आज हमें आदिकालीन रासो साहित्य को पढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से भाग है देखो। धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित में हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सिद्ध पढ़ लिए, नाथ भी पढ़ लिए और जैनों को भी पढ़ लिया है। धर्माश्रित में कौन कौन आते हैं? सिद्ध आते हैं, नाथ आते हैं और जैन आते हैं। तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लासें आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पिछली क्लासों का अध्ययन आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली क्लासों को देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लासें हैं। आज हम जानेंगे भाग नंबर 2 को, राज्य आश्रित में क्या होता है? रासो साहित्य आते हैं। और रासो साहित्य में हम सबसे पहले आज जानेंगे भाग 1 में पृथ्वीराज रासो के बारे में। भी किसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, किसने अर्थ प्रमाणिक माना है, कौन अप्रमाणिक मानते हैं, क्या क्या रासो की विशेषता रही है, कौन से रस है। एक अच्छे से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अन्य बच्चों का भी फायदा हो जाए। हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है, आप वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में। यानी सबसे पहले हम जानेंगे रासो जो साहित्य है उसकी उत्पत्ति किसने कहाँ से मानी है। रासो साहित्य है उसकी उत्पत्ति यानी उत्पन्न कहाँ से हुआ है रासो साहित्य, किस विद्वान ने किस के माध्यम से मानी है। तो आपको ध्यान देना है, 1 नंबर के विद्वान है गारस दत्तासी। गारस दत्तासी जी का मानना है कि रासो की उत्पत्ति है वो राजस्यु या राज से हुई है। आपको ध्यान रखना है, राज से हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि रासो साहित्य की उत्पत्ति रासायन से हुई है। अब आपसे पूछ लिया जाए विरासो साहित्य की उत्पत्ति है वो रासायन से किसने मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। रासयु या राज से किससे मानी है? गारस दत्तासी ने मानी है। अब नेक्स्ट आप देखो 3 नंबर के विद्वान क्या कह रहे हैं। रासो की उत्पत्ति रास से किसने मानी है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तीनों ने मानी है। एक तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, दूसरा दशरथ शर्मा जी हैं, तीसरा नागरी परचारणी सभा काशी। ये तीनों क्या मानते हैं? रासो साहित्य की उत्पत्ति है वो रास के द्वारा मानते हैं। इसको आप एक शब्द से याद रख सकते हो, आप ऐसे कर लेना, नंदसना। यानी नंदसना एक शब्द है, नंदसना। न से नंद दुलारे वाजपेयी और द से दशरथ शर्मा और ना से नागरी प्रचारणी सभा। यानी नंद दुलारे वाजपेयी, दशरथ शर्मा, नागरी प्रचारणी सभा, इन तीनों ने रासो साहित्य की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि रासो साहित्य की उत्पत्ति है वो एक रासक शब्द से हुई है। किससे हुई है? रासक शब्द से हुई है। सभी अगर मतों में अगर देखा जाए तो आचार्य प्रसाद जी का जो मत है
हजारी प्रसाद जी का मानना है राष्ट्र साहित्य की उत्पत्ति रासक से हुई है, सर्वमान्य मत है। आपसे पूछ लिया जाए सर्वमान्य मत किसका है, राष्ट्र साहित्य से लेकर राष्ट्र साहित्य की उत्पत्ति को लेकर सर्वमान्य मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि राष्ट्र साहित्य की उत्पत्ति है वो रासक शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, रासक शब्द से हुई है, आपको ध्यान रखना है। अगर श्रृंखला आपसे पूछ ली जाए जो रासो है उसकी श्रृंखला क्या है, रासो साहित्य की जो उत्पत्ति उसकी श्रृंखला, तो सबसे पहले क्या है, रासक है, उसके बाद में रास है, उसके बाद में रासा है और फिर रासो है। ये श्रृंखला है, ठीक है, ये इसका क्रम है। आप ध्यान रख लेना, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। सबसे पहले क्या आएगा, रासक, रासक आएगा, फिर रास आएगा, फिर रासा और फिर रासो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, राजस्थानी शब्दकोश के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थानी शब्दकोश के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए भी रासो साहित्य की उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, लड़ाई या झगड़ा से अर्थ लिया गया है। राजस्थानी शब्दकोश के अनुसार अगर पूछा जाए रासो जो साहित्य है उसकी उत्पत्ति है वो लड़ाई या झगड़ा से माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर ग्रामीण लोग जो कभी कभार कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो एक मतलब जो आम चाल की जो भाषा होती है उसमें बोलते हैं भी ये तो बड़ा रास्ता हो गया, मतलब जान को रास्ता हो गया। तो यानी रासो शब्द की उत्पत्ति है उसने किस बात से ली है, लड़ाई या झगड़ों से मानी है, ठीक है। राजस्थानी शब्दकोश के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो अच्छे से याद कर लेना, सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप अच्छे से याद रखना, ये रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रासक शब्द से मानते हैं और ये सर्वमान्य मत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, अब हम जानेंगे आदिकाल के अंदर राष्ट्र साहित्य की क्या क्या विशेषता रही है, ठीक है। जो आदिकालीन जो समय था उस समय जो राष्ट्र लिखे गए उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो निम्न विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। यानी उस टाइम क्या होता था, जब कोई राजा के संरक्षण में कोई भी साहित्य है या राष्ट्र लिखा गया है तो किसके संरक्षण में लिखा जाता है, राजा के संरक्षण में लिखा जाता है। जब राजा के संरक्षण में लिखा जाएगा, कोई कवि या लेखक है राजा के पास रहकर किसी साहित्य की रचना कर रहा है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उस राजा की प्रशंसा करेगा, बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताएगा। यानी तो सबसे मेन विशेषता आपसे पूछ लिया जाए पहले नंबर की राष्ट्र साहित्य की आदिकाल के समय की, तो आश्रय दाताओं का यतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करना। यतिशोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर और अधिक बताना, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना होता है। और आप दूसरी विशेषता क्या रही है राष्ट्र साहित्य की आदिकाल के टाइम में, युद्ध वर्णन में संजीवता मिलती है। जैसे मतलब इसमें युद्ध का वर्णन ऐसे किया गया है, जब आप किसी राष्ट्र को पढ़ोगे तो आप पाओगे पढ़ते समय ऐसे लगेगा उसमें वीर रस की भावना पैदा हो जाती है और ऐसे लग रहा है कि हम युद्ध वर्णन को पढ़ नहीं रहे हैं, यानी जो युद्ध का जो माहौल है वो देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने साक्षात युद्ध हो रहा है। तो हमारी भी आपकी भी क्या इच्छा हो जाएगी, पढ़ते समय ऐसे लगेगा कि मैं भी इस वीरता में भाग लूँ, कुछ न कुछ मैं भी अपना योगदान दूँ। मतलब एक इस प्रकार ऐसी सजीव दृष्टि आती है, सजीवता का वर्णन मिलता है। पढ़ने के जब पढ़ते हैं ना तो ऐसे लग रहा है कि फिलहाल हो रहा है ये सब कुछ, इस प्रकार मतलब युद्ध का वर्णन किया गया है राष्ट्र साहित्य के अंदर। आदिकालीन समय की बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट यानी तीसरी जो विशेषता है वो आपको ध्यान रखनी है। जब कोई साहित्य लिखा जाएगा तो वीर रस होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आंगिक रस अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्र साहित्य में, आंगिक यानी आंगिक का मतलब है मुख्य रस। मुख्य रस क्या था, वीर था, और सहायक रस क्या था, श्रृंगार रस था। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य रस अगर पूछा जाए आदिकाल साहित्य के अंदर राष्ट्र साहित्य में तो वीर रस है, और वीर रस का अगर सहायक रस आपसे पूछा जाए तो श्रृंगार रस है। और सामान्य जीवन की बात कर लेते हैं तो सामान्य जीवन क्या था उस टाइम में, जब ये आदिकाल के टाइम जो राष्ट्र साहित्य लिखे गए तो उसमें सामान्य जीवन की क्या की गई है, उपेक्षा की गई है। सामान्य जीवन को क्या किया गया है, उपेक्षा की गई है। यानी सामान्य जीवन आम जो जनता थी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, उससे मतलब दूर रह के साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट विशेषता क्या है देखो, नारी भोग रूप में वर्णन मिलता है। तो जब सामान्य जीवन
की उपेक्षा की गई है। सामाजिक जो समाज आम जनता है उसके बारे में किसी प्रकार का कोई साहित्य में वर्णन नहीं मिलता है। तो नारी को किस रूप में माना गया है? सिर्फ एक भोग विलास के रूप में माना गया है, बस एक भोग की वस्तु मानकर वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट विशेषता क्या है? संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, यानी राजा जो होते थे उस टाइम के कैसे थे, पड़ोसी राज्यों की मदद करने की कोई भावना नहीं थी, बस अपने आप में ही लीन थे। और राष्ट्रीयता की भावना थी वो क्या थी? एक स्मित थी, ठीक है, संकुचित भावना थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये रस साहित्य है उसकी नेक्स्ट विशेषता ये है, मतलब अनैतिहासिकता या अप्रमाणिकता, यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा रासो शब्द या साहित्य है ही नहीं, जिसका कोई इतिहास ही नहीं है। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि इतिहास मिलता ही नहीं है, कुछ मानते हैं भी मिलता है, कुछ मानते हैं प्रमाणिक है, तो आपको ध्यान रखना है। और उस टाइम जो रसो जो थे आदिकाल के, भाषा आपसे पूछ लिया जाए तो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। भाषा किस भाषा का प्रयोग किया गया था? डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। अब आप कहोगे भी डिंगल ये पिंगल क्या है, तो आप देखो, डिंगल अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी मिला हुआ है। डिंगल से डिंगल का निर्माण कैसे हुआ है? डिंगल का निर्माण है वो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से हुआ है। और पिंगल का मतलब निर्माण है वो इसमें क्या किया गया है, प्लस में व्रज भाषा को और ऐड कर लिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। डिंगल पिंगल क्या है? उस टाइम की भाषा है। डिंगल मैंने बता दिया आपको अपभ्रंश प्लस राजस्थानी है, पिंगल में अपभ्रंश प्लस राजस्थानी ये डिंगल में है, लेकिन इसके साथ वर्ज भाषा को प्लस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। अब हम जानेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में, यानी पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, नायक कौन थे, इसमें कितने समय सर्ग थे। तो आप देखो, पृथ्वीराज जो रासो है उसके लेखक माने जाते हैं चंद्रवरदाई भाट को माना जाता है। अब चंद्रवरदाई जी का जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो 1168 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान बताना है। उस टाइम तो भारत में ही थे, लेकिन वर्तमान की बात आए तो लाहौर पाकिस्तान है, ठीक है। वो जो चंद्रवरदाई थे उसके कुल कितने पुत्र थे आपसे पूछ लिया जाए तो 4 पुत्र थे। कितने थे? कुल 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटा जो पुत्र था वो जलन था। और चंद्रवरदाई के साथ साथ जलन ने भी राष्ट्र साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। तो आपसे पूछ लिया जाए भी बुद्धि रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है जलन के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज चंद्रवरदाई जी का सबसे छोटा बेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवरदाई जी द्वारा लिखी गई है। और जन्म 1168 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पुत्रों की संख्या पूछ ली जाए तो 4 है। सबसे छोटा पुत्र जलन है और जलन के द्वारा बुद्धि रासो लिखा गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी बुद्धि रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जलन के द्वारा लिखा गया है। तो चंद्रवरदाई के साथ साथ आपको 4 नंबर पुत्र को भी याद रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है सभी पुत्रों में। तो नेक्स्ट आप देखो क्या कहा गया है, ये कुछ वाक्य है, शब्द लिखे गए हैं। पुस्तक जलन हत दे गजनी चले नृप काज, ये शब्द है वो, ये बात है वो किसके लिए कही गई है? चंद्रवरदाई द्वारा कही गई, चंद्रवरदाई के लिए कही गई है। देखो क्यों कही गई है कि पुस्तक जलन हत, जलन जलन मतलब उसके पुत्र हैं 4 नंबर के, हत दे गजनी चले निरप काज, और खुद कहाँ चले गए? गजनी चले गए। किस कार्य के लिए? किसी राज्य के या राजा के कार्य के लिए कहाँ चले गए? गजनी चले गए। और अपनी पुस्तक को किसके हाथ देकर गए? जलन के हाथ देकर गए। मानना है कि चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो जो लिखा था उसको पूरा नहीं किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी पृथ्वीराज रासो है उसको कंप्लीट किसने किया, तो जो पृथ्वीराज के सबसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है और चंद्रवरदाई द्वारा उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। सबसे जो छोटे बेटे थे जलन, जलन के द्वारा उसको क्या किया गया है? कंप्लीट किया गया है। और तब ये बात बोली गई है कि पुस्तक जलन हत दे गजनी चले निरपकाज, यानी चंद्रवरदाई जी अपने बेटे के हाथ में, जलन के हाथ में ये पुस्तक दे करके और कहाँ चले गए हैं? स्वयं गजनी चले गए हैं किसी राज कार्य के लिए, राजा के कार्य के लिए। और पुत्र को क्या कह कर गए हैं कि भी ये अब जिम्मेवारी तेरी है, पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट करना, इसको पूरा करना, ठीक है। और एक फिर और वाक्य लिखा है, एक थाल जन्म एक थाल मरण, ये किसके लिए कहा गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज के लिए और चंद्रवरदाई दोनों के लिए कहा गया है। यानी ये माना जाता है, ये मिलता है कि
पृथ्वीराज जी और चंद्रप्रदाय जी दोनों का एक साथ जन्म हुआ, दोनों की एक साथ मृत्यु हुई। अब आपसे पूछ लिया जाए भी पृथ्वीराज जो राष्ट्र है उसके नायक कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान। और कौन से नंबर के, तृतीय नंबर के जो चौहान हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, वो क्या हैं, पृथ्वीराज रासो के नायक हैं। और लेखक पूछे तो चंद्रप्रदाय जी हैं। चंद्रप्रदाय क्या है, भाट है। और इसको पूरा किसने किया है पृथ्वीराज रासो को, तो जलन ने पूरा किया है। जलन कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो चंद्रप्रदाय जी का 4 नंबर का बेटा है, सबसे छोटा बेटा है। और बुद्धि रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, जलन के द्वारा लिखा गया है। अब आपसे पृथ्वीराज रासो की नायिका पूछ ली जाए तो संयोगिता है। और संयोगिता किसकी बेटी है, जयचंद की पुत्री है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आपने सुन तो रखा होगा पृथ्वीराज तृतीय के बारे में और संयोगिता के बारे में। तो ये संयोगिता है वो एक किसकी बेटी है, जयचंद की पुत्री है। और पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, उसको उठा के ले आते हैं, मतलब प्रेम विवाह कर लेते हैं, ऐसी कुछ कहानी है। ये आपने सुन रखी होगी, लेकिन आपको यहाँ फिलहाल हम पृथ्वीराज रासो पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आप पृथ्वीराज रासो में अगर नायक आपसे पूछ लिया जाए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बताना है, नायिका संयोगिता है, पुत्री है वो जयचंद की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में पृथ्वीराज रासो के बारे में अन्य महत्वपूर्ण मैंने तथ्य लिखे हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से है देखो, अगर आपसे पृथ्वीराज के यानी सर्ग, जिसे इसको क्या बोला जाता है, सर्गों को समय बोला जाता है, समय पूछ लिया जाए तो 69 आपको बताना है। और पृथ्वीराज के अंदर छंद पूछ लिए जाए, ये पृथ्वीराज रासो है उसमें छंद कितने हैं, 68 प्रकार के छंद हैं, 69 प्रकार का समय या सर्ग है। और नरोत्तम स्वामी हुए हैं, इन्होंने मुक्तक काव्य कहा है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य किसने कहा, तो नरोत्तम स्वामी जी ने कहा। और जो चंद्रप्रदायी हैं इसके लेखक, चंद्रप्रदायी को छप्पे छंद का राजा किसने कहा, भी चंद्रप्रदायी को छप्पे छंद का राजा किसने कहा, तो शिव सिंह सेंगर जी ने कहा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक परिभाषा दी गई है, युद्ध और शौर्य ताना है और विलास बाना है, इन्हीं ताने बाने से रासो पृथ्वीराज रासो बुना गया है। ये बात किसके द्वारा की गई है, युद्ध और शौर्य ताना है, विलास वाना है, इन्हीं ताने वाने से रासो यानी पृथ्वीराज रासो बुना गया है। ये बात किसके द्वारा की गई है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर वचन सिंह जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखो आप, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त हुई है, ऐसी कौन सी धारणा है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाली धारणा है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, आपसे पूछ लिया जाए भी हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष यानी सबसे ज्यादा विवाद किस पक्ष पर रहे हैं पृथ्वीराज रासो के अंदर, जो ऐतिहासिकता है ना उसको लेकर, जो ऐतिहासिक जो इसका पद है उसमें सबसे ज्यादा क्या रहे हैं, विवादित पद रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिकता के बारे में, यानी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, ये जानेंगे हम। पृथ्वीराज जो रासो है उसको प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, किन किन ने इसको प्रमाणिक माना है, तो देखो आप, यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसे पूछ लिया जाता है, 3 नाम प्रमाणिक मानने वालों के दे दिए जाते हैं, एक अन्य किसी और का नाम दे दिया जाता है, और पूछ लिया जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानता है या नहीं मानता है, कौन अर्ध प्रमाणिक मानता है, कौन प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है, ये सब अच्छे से हम जानेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान देखो आप, नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर निगेंद्र जी, नंबर 2 जॉर्ज गिरियसन, नंबर 3 मिश्र बंधु, नंबर 4 कर्नल टोड, नंबर 5 जसरथ शर्मा, और नंबर 6 है श्याम सुंदर दास, ठीक है। यानी डॉक्टर निगेंद्र जी हैं, जॉर्ज गिरियसन, मिश्र बंधु, कर्नल टोड,
दशरथ शर्मा और श्याम सुंदर दास, और नेक्स्ट में हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। छोटी सी मैंने एक ट्रिक लिखी है, एक ट्रिक को याद रखोगे तो सारे आपके नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो देखो, कर्नल टोड ने, कर्नल टोड से क्या हो जाएगा? कर्नल टोड ने 10 से हो जाएगा दशरथ, नगों का, नग से हो जाएगा डॉक्टर निगेंद्र जी। यानी कर्नल टोड ने 10 नगों का सुंदर मिश्रण कर गिरियसन को दिया, जिसे पांड्या ने क्या किया? प्रमाणित किया। यानी कर्नल टोड ने 10 नगों का सुंदर मिश्रण कर गिरियसन को दिया, और जिसे पांड्या ने क्या किया? प्रमाणित किया। तो कर्नल टोड से कर्नल टोड हो जाएगा, 10 से दशरथ हो जाएगा, नगों से नगेंद्र हो जाएगा, सुंदर से श्याम सुंदर दास हो जाएगा, और मिश्रण से मिश्र बंधु हो जाएगा, और गिरियसन से गिरियसन हो जाएगा, और पांड्या से मोहनलाल विष्णुलाल, जो मैंने आपको बताया पांड्या, ये सब आप अच्छे से याद रख लेना। अब आपको एक बात और याद रखनी है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने इस पृथ्वीराज रसो का जो के अंदर है ना, आनंद सम्मत की परिकल्पना की है। आपसे पूछ लिया जाए जो पृथ्वीराज रसो है उसके अंदर आनंद सम्मत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के द्वारा की गई। और इन्होंने समय क्या माना? ईस्वी सन से 90 वर्ष आगे माना है। ये जो आनंद जो सम्मत माना है विष्णुलाल जी ने, मोहनलाल जी ने, ये ईस्वी से कितना आगे है आपसे पूछ लिया जाए तो 90 वर्ष आगे है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है हमारी। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। भी ऐसे कौन से विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। देखो, अप्रमाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं, श्यामल दास हैं, मुंशी देवी प्रसाद है, मोतीलाल मेनारिया है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। कौन कौन है? देखो, यानी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं, श्यामल दास हैं, मुंशी देवी प्रसाद है, मोतीलाल मेनारिया जी हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। अब आप इसको एक और ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, अच्छे से आपको याद रह जाएंगे। देखो, राम और श्याम ने मुंशी मोती को गौरी से मिलाया, इसका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि अप्रमाणिकता की बात चल रही है ना, कि राम से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी, श्याम से श्यामल दास, मुंशी से मुंशी देवी प्रसाद, मोती से मोतीलाल मेनारिया, गौरी से गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और से मिलाया, इस बात का कोई प्रमाण नहीं। यानी अप्रमाणिकता मानने वाले विद्वानों के नाम ये हैं। एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो, राम और श्याम ने मुंशी मोती को गौरी से मिलाया, इस बात का कोई प्रमाण नहीं। राम से आपको पता है रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, श्याम से श्यामल दास हो जाएंगे, और मुंशी देवी प्रसाद हो जाएंगे, मोती से मोतीलाल मेनारिया हो जाएंगे, और गौरी से गौरी शंकर हीराचंद ओझा हो जाएंगे। अब हमने अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक और प्रमाणिक दोनों को जान लिया। भी प्रमाणिक कौन मानते हैं, अप्रमाणिक कौन मानते हैं। अब हम जानेंगे भी ऐसे विद्वान जो ना तो इसको प्रमाणिक मानते हैं ना इसको अप्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, यानी आधा तो प्रमाणिक है आधा अप्रमाणिक है। ऐसे यानी अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? जो ना तो प्रमाणिक मानते हैं ना अप्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। उसमें देखो कौन कौन से आते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय जी, और विपिन बिहारी त्रिवेदी जी। कौन कौन से आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय जी, और विपिन बिहारी त्रिवेदी जी। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, छोटी सी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। देखो आप, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन है? सुनो हजारी, यानी सुनो हजारी, सुनी मुनि विपिन बिहारी। सुनो हजारी, हजारी को क्या बोला जा रहा है? हजारी से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुनो हजारी, सुनी मुनि विपिन बिहारी। सुनी मतलब सुनित
कुमार चटर्जी, मुनि मतलब मुनि जिन विजय, और विपिन बिहारी मतलब विपिन बिहारी। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट रासों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।